बहुत विशेष बातचीत करने के लिए आपके सामने आया हूं। बजट के ऊपर हम राष्ट्रीय अभियान की तरफ चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं info.com। अभी हम बिहार प्रदेश के बीजेपी कार्यालय में हैं, जहां पर सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी बिहार को क्या हिस्सा मिला केंद्रीय बजट में, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। आइए सुनते हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी को। सभी मित्रों को नमस्ते और आप लोगों का अभिनंदन। मित्रों, आज बहुत विशेष बातचीत करने के लिए आपके सामने आया हूं। बजट के ऊपर हम राष्ट्रीय अभियान की तरफ चर्चा कर रहे हैं और ये हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो ये विचार हुआ कि पटना में अपने प्रेस मित्रों से मैं विस्तार से बात करूं। मैं बस 10 मिनट मूल बिंदुओं को रखूंगा और इसमें बिहार के लिए क्या है ये भी बताऊंगा, और उसके बाद जो आपके सवाल होंगे उन सबों का मैं उत्तर देने जा रहा हूं। देखिए मित्रों, दुनिया में परेशानी है, दुनिया में तनाव है, दुनिया में आर्थिक चिंता है। उसमें भी भारत की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई, 10 से ऊपर। दूसरा, बाकी दुनिया के विकास से नीचे है, भारत की इकोनॉमी 7% के रेट से ग्रो कर रही है। भारत में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। कोरोना में चिंता की गई है, मुफ्त दवा लगाई गई है, वैक्सीन, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिलाया गया अंत्योदय के लेवल के। आज भी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इंडिया हैज बिकम ए ब्राइट स्पॉट इन द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। भारत दुनिया के आर्थिक परिवेश में एक चमकते हुए सितारे की तरह आया है। अरे वैसे नहीं बोलते। आज जब 470 बोइंग और एयरबस प्लेन खरीदे जा रहे हैं भारत के एयरलाइंस टाटा एयर के द्वारा, इंडियन एयरलाइंस के द्वारा, तो क्या हो रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं धन्यवाद मोदी जी, इससे हमारे यहाँ 10 लाख नौकरी मिलेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति धन्यवाद दे रहे हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री धन्यवाद दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हमारे यहाँ नौकरी मिलेगी और हमारे यहाँ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये भारत का एक प्रकार से दुनिया में रुतबा हुआ है। ये जो अमृत काल का बजट है, अमृत काल मतलब 75 इयर्स पूरे होंगे। ये बजट भारत को एक विकसित देश बनाने की ओर ले जाता है, जिसके मूल में है भारत के गरीब, भारत के किसान, भारत के उद्यमशील, भारत का मिडिल क्लास, भारत के नौजवान। किसान, वंचित, गरीब, मध्य वर्ग और नौजवान, इसके अंतर्गत में अब मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता दूं कि पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और अलग से 6000 करोड़ रुपया पीएम मत्स्य संपदा पर। बिहार में भी तो हमारे मछुआरे समाज के बहुत लोग हैं, इसका लाभ उनको लेना चाहिए, मिलना भी चाहिए। 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग मदद दी जाएगी, 10,000 करोड़ रुपया खर्चा कर। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्टअप आए एग्रीकल्चर में, उसके लिए एक्सीलरेटर फंड की व्यवस्था की। ये मैंने शॉर्ट में आपको एग्रीकल्चर बता दिया। आपको मालूम है, इसमें हमारे पत्रकार मित्रों को भी रुचि होगी कि टैक्स अब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया, नो टैक्स, और मिनिमम थ्रेशोल्ड 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया, तो उसके नीचे कोई। और अब आप दूसरी बात आप देख लें, युवाओं को सपने की उड़ान आगे बढ़ाने के लिए 40 स्किल इंडिया सेंटर्स खोले जाएंगे। हम लोग की कोशिश होगी बिहार में भी खुले, प्रदेश सरकार सहयोग करे, ये बड़ा स्किल सेंटर होगा। और इसको पीएम कौशल विकास योजना 4.0
और 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा दिया जाएगा। ये सब आपको रिटन नोट भी मैं देने वाला हूँ, मूल पॉइंट्स आप सबों को रख रहा हूँ। बाकी एकलव्य स्कूल 740 स्कूलों में 38,000 सीट, 800 टीचर्स अपॉइंट होंगे। महिला एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी चिंता की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के सेविंग्स अकाउंट को 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया है। और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में 15 लाख का कैप था, उसको 30 लाख कर दिया गया। और बाकी महिला सम्मान के विकास पर झोला तो देख रहे थे, यहाँ पर 7.5% मिलेगा पूरा इंटरेस्ट। वरिष्ठ किसान, महिला, नौजवान किसान, ये सब मैंने आपको बता दिया। रेलवे पर मैं अलग से बात करूंगा और बिहार के बारे में, रेलवे के बारे में विस्तार, रेलवे, नेशनल हाईवे बिहार के बारे में बताऊंगा। पीएम आवास योजना, इसकी राशि 79,000 करोड़ कर दी गई, मतलब 66% बढ़ोतरी हुई। और ये बिहार में बनते हैं पीएम किसान योजना, आप भी जानते हैं पैसे कहाँ से आते हैं। आदिवासी वर्गों के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना है। टेक्नोलॉजी में एक बड़ा काम हो रहा है कि 5G सेवाएं शुरू की जाएंगी 100 लैब स्थानों में। मैं उम्मीद करूंगा बिहार भी उसमें एक होगा। बिहार सरकार को पहल करनी चाहिए और इस लैब में क्लासरूम, फार्मिंग, डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इस सबका ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। 157 मेडिकल कॉलेजों में 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा भारत सरकार तो करेगी ही करेगी, बिहार में भी नर्सिंग कॉलेज खुले, इसकी चिंता की जाएगी। मैं ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर में आज तक का हाईएस्ट 33% राइज हुआ है। 10 लाख करोड़ किया, 10 लाख करोड़ सड़कों के लिए, बिजली की व्यवस्था के लिए। और शहरों के बुनियादी ढांचा में भी हर साल 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। जो हमारे मझोले छोटे उद्योगपति हैं, उनको 9,000 करोड़ रुपए क्रेडिट गारंटी का प्रावधान है। और कोरोना काल में उनका पैसा अगर सीज हो गया तो वापस कर दिया जाएगा। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा इसका लाभ बिहार सरकार लेगी। बिहार में पर्यटन की बहुत संभावना है। बाकी 50 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट मिलने वाले हैं। बिहार सरकार यहाँ भी प्रयास करेगी। हम लोग भी सहयोग करने को तैयार हैं। बिहार सरकार को सक्रिय होना पड़ेगा। और बाकी जैव विविधता, ग्रीन प्रोजेक्ट में 31,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। आवाज नहीं आ रही है। ये ठीक है? हमारी आवाज तो गलत है, आप लोग को नहीं। अब आवाज आ रही है? ठीक है। ये आप मेरा लिखित नोट आपको मिलेगा। अब मैं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि टैक्स में प्रदेशों का डिवोल्यूशन होता है केंद्रीय करों में, और इसका भी आपको हम नोट देने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो हम यूपीए सरकार में कितना मिलता था बिहार को और आज कितना मिलता है, ये आपको बताने जा रहे हैं। और आपसे आग्रह करेंगे कि बिहार के लोगों को आप ये ज्ञान जरूर दें। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। 14 में मोदी जी की सरकार आई। 14 से फरवरी 2023 के बीच में 5,80,000 करोड़ रुपए बिहार को टैक्स डेवल्यूशन में दिया गया है। मैं फरवरी तक का संख्या बता रहा हूं, 5,80,000 करोड़। और 22-23-24 के बजट में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बिहार के लिए 1,02,737 करोड़ रुपए का केंद्र करों का डेवल्यूशन है। 1,02,733 करोड़। और याद रखिए 22-23 में राशि 21,277 करोड़ थी। अतः पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत बिहार को टैक्स हस्तांतरण में
6 लाख बयासी हजार करोड़ रुपए मिले हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मोदी जी के सरकार के अंतर्गत बिहार को टैक्स डिवोल्यूशन, टैक्स हस्तांतरण में 6,82,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जो आज तक की सबसे अधिक राशि है, द हाईएस्ट अमाउंट एवर गिवन टू बिहार। यूपीए सरकार में 9 और 14 में कालखंड में टैक्स डिवोल्यूशन 1,36,000 करोड़ 5 साल, जबकि मोदी जी के 5 वर्ष में 14-19 में बढ़कर 2,80,000 करोड़ रुपया, लगभग डबल से भी ज्यादा, डबल के बराबर। तो आप देख रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग टैक्स दे रहे हैं, मोदी जी की सरकार ईमानदारी से काम करती है, जीएसटी होता है तो हिस्सा मिलता है और बड़ा हिस्सा मिलता है। ये मुझे आपको पहली बात कही। मैडम थोड़ा सा। अब दूसरा, ग्रांट्स इन एड। भारत सरकार के योजनाओं में ग्रांट्स इन एड मिलता है। ये मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं। 2009-14 यूपीए 2 सरकार में भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं में बिहार को 50,008 करोड़ रुपया मिला, 50,008 करोड़ रुपया। और मोदी जी के 5 साल सरकार 2014-19 में बढ़कर बिहार को ग्रांट्स इन एड में 1,09,000 करोड़ रुपया मिला। आप समझ गए, 50,000 दुगुना 1,09,000 करोड़। अब 23-24 में वित्तीय वर्ष में बिहार को ग्रांट्स इन एड के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में 60,000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है, 60,000 करोड़। तो मई 14 से फरवरी 23 के बीच में 2,80,000 करोड़ मिले ग्रांट्स इन एड में विभिन्न भारत सरकार की योजनाओं में, और वित्तीय वर्ष 23-24 के 60,000 करोड़ को जोड़ दीजिए तो 10 वर्षों में बिहार को 3,04,000 करोड़ ग्रांट्स इन एड मिला है। तो क्या टैक्स का डिवोल्यूशन, क्या ग्रांट्स इन एड, दोनों नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत वृद्धि हुई है बिहार के मामले में। मुझे लगा ये बताना आवश्यक था। फिर आऊंगा नेशनल हाईवे पर, या 3 मूल विषय ले रहा हूं, बाकी सही है। रेलवे के ढांचागत विकास के लिए 23-24 में बिहार में 8,505 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके अंदर तो वंदे भारत ट्रेन चलेगी, 2 मेरे क्षेत्र पटना साहब से चलने वाली है, एक आपके रांची के लिए, एक कलकत्ता के लिए। बिहार में 36 नए रेलवे लाइन आरंभ होंगे, 36, और बिहार में 87 स्टेशन का विकास होगा और 18 अंत स्टेशन भी विशेष रूप से विकसित किए जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि बिहार में क्या रेलवे स्टेशन, क्या अमृत स्टेशन, क्या नई रेल लाइन, क्या वंदे भारत, सब पर बिहार की चिंता की गई है। 14 से बिहार में रेलवे के 383 फ्लाईओवर अंडरब्रिज का निर्माण हो गया है, और 7 स्टेशन को विकसित करने के लिए इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी आरंभ हो चुकी है। स्टेशन है बरौनी, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, राजेंद्र नगर, भागलपुर, छपरा। तो रेलवे का मैंने कंक्रीट बताया कि इस बजट में बिहार के लिए कितना बड़ा काम किया जा रहा है। मैं फिर रिपीट करता हूं, 87 स्टेशनों का विकास, 18 अमृत स्टेशन, और बाकी तो मैंने बताया। अब मैं आता हूं राजमार्ग, नेशनल हाईवे। ये भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसकी एक बड़ी तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये 14 से 22 के बीच में बिहार में नेशनल हाईवे का 72,120 करोड़ रुपए लागत का काम या तो पूरा हो गया, चल रहा है। आई रिपीट, 72,120 करोड़ रुपए की लागत का काम 14 से 22 में या चल रहा है या पूरा हो गया है। इसमें 20,485 करोड़ रुपए, जिसकी लंबाई 2,287 है, वो पूरी हो गई है, और बाकी 51,635 करोड़ की योजना जो 2,796 किलोमीटर पर काम चल रहा है। और आने वाली योजनाओं में
ये आप ध्यान रखें। 47,625 करोड़ लंबाई 1,02,21 किलोमीटर पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम चल रहा है, जल्दी शुरू होगा। तो 72,000 करोड़ मैंने बता दिया और 47,000 करोड़ 625 करोड़ का अलग से काम चल रहा है, डीपीआर बन रहा है। और आज मुझे एक भारतमाला बता के थोड़ा मैं पटना के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है। एलिवेटेड तो सड़क बनेगी जो दीदारगंज में उतरेगी जाकर, अनीशाबाद से चढ़ेगी और सीधा दीदारगंज से पहले गुरुद्वारा मोड़ पर जाके उतरेगी। 1,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकार हो गई है, उस पर डीपीआर बनने जा रहा है। तो ये मुझे एक अच्छी खबर आपको देनी थी, वो डीपीआर का काम, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। और फतुआ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 100 एकड़ में बनना प्रस्तावित हुआ है, जिस पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें छोटे मझोले उद्योग के लोगों को अपने सामान बेचने के लिए बड़ा अवसर मिलेगा। जमीन के लेने की बात चल रही है, इसमें लगा हुआ था, तो 1,000 करोड़ का लॉजिस्टिक पार्क। आज मैं पत्रकार मित्रों को कहना चाहता हूं, यहाँ संजय चौरसिया भी बैठे हुए हैं, बिहार के विकास के लिए हम लोग दल के ऊपर उठकर बात करते हैं। नीतीश कुमार कुछ भी कहें, जो पूरा अटल पथ बना है, इसमें रेलवे लाइन को लेने के बारे में बहुत कठिनाई आ रही थी। पीयूष गोयल से हम लोग सब लोग लगे भिड़े, बाद में वो सस्ते दाम पर मिला। आपको मालूम है आज अटल पथ कितना जोरदार बना है। पटना में एम्स आया, पटना में आईटी आया, पटना पहले एनआईटी आया। मैंने अपने आईटी विभाग के कितने बड़े बड़े कार्यालयों को, यहाँ नाइलेट हो, बाकी हो, टीसीएस हो, सब तो पटना में आया। तो हम लोग भागलपुर में एसटीपीआई, दरभंगा में एसटीपीआई, फिर आपके बक्सर में नाइलेट, मुजफ्फरपुर में नाइलेट। तो जितना काम बिहार के लिए होगा हम लोग करेंगे और करते रहेंगे। नीतीश बाबू कितना करेंगे मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं। तो आज मैंने ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे, वित्तीय सहयोग और नेशनल हाईवे, इसका विस्तार से बताया और बजट के मूल बिंदुओं को बताया। आज मैं आग्रह यही करूंगा कि इस बजट में देश के विकास की चिंता है और बिहार के विकास की और चिंता है, चाहे वो हेलीपोर्ट हो, चाहे अपने मछुआरा समाज की चिंता हो, चाहे किसानों की चिंता हो, चाहे छोटे किसानों को चिंता हो। देखिए, एक अंतिम बात करके फिर मैं आपसे सवाल लूंगा, छोटा किसान क्या उगाता है? ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, इसका नाम दिया गया श्री अन्न। ये नाम प्रधानमंत्री जी दिया है, श्री अन्न। और जैसे योग को दुनिया में पहुंचाया गया, आज मिलेट को भी पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे G20 के प्रतिनिधि आ रहे हैं, वो योग भी करते हैं और मिलेट का खाना भी खाते हैं। और मैं अपने मीडिया टीम से आग्रह करूंगा कि एक दिन पत्रकारों को मिलेट के आटा का डोसा, इडली सब मिलता है, खिलाइए, मैं भी आऊंगा, ठीक है? इस आंदोलन में हम लोग जुटे हैं, आपसे आग्रह है 3-4 साल की चिंता आप करेंगे। तो मित्रों, ये पूरा बजट था, ये सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सबका साथ, सबका विकास। जो बाकी काम हुआ उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इसका एकमात्र संकल्प है कि भारत को इस अमृत काल के आरंभ होकर दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था।